नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आज आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ एजुकेशन 07 जिसका शीर्षक है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणितीय क्षमता का विकास, जिसका कोड है EDU07। आइए देखते हैं। आज हम भाषागत कौशल देखेंगे। कल हमने देखा था कि भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा का महत्व के विषय में और परिभाषाओं पर चर्चा की थी। भाषाई कौशल भाषागत 4 प्रकार का होता है, जिसमें सुनना यानी श्रवण, बोलना यानी बद या वाचन, पढ़ना, लिखना शामिल होता है। ये 4 कौशल होते हैं भाषागत। किसी भी भाषा में इन कौशलों का होना नितांत आवश्यक है। कौशल अर्थात कुशलताओं का उच्चतम रूप। कुशलताओं का उच्चतम रूप यानी जहाँ पर हमारी वस्तुगत प्रवणता संपन्न हो सके, संपादित हो सके, उसके आगे विकास की एक सीमा रेखा हो, यानी उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। हम भारत के संदर्भ में जानते हैं कि भारत बहुभाषी है और बहुभाषी होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृतियाँ मौजूद हैं और जिनके प्रयोग का कौशल हमें आना चाहिए। भाषाई कौशल का प्रयोग एक कौशल है, एक कला है। किसी कला को सीखने के लिए निरंतर सतत अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है, परंतु अनुकरण द्वारा सीखी हुई भाषा में प्रवणता तथा व्याकरणगत शुद्धता नहीं आ पाती। इसलिए भाषाई कौशल का विकास हम इस प्रकार समझकर या समझते हुए विधिवत नियमानुसार आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भाषाई कौशल के विकास के लिए क्रम में हमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें या समझने योग्य बातें, अवधारित करने योग्य बात यह है कि भाषा का प्रयोग एक कला है। भाषा का प्रयोग एक कला है क्योंकि जिस प्रकार से अन्य भाषा, अन्य शास्त्र, अन्य विज्ञान एक कला के रूप में होती हैं और उनको हम निरंतर प्रयास के द्वारा ही सीख सकते हैं। भाषा कौशल का प्रमुख बिंदु है प्रभावशाली वाक्यों की रचना करना। भाषा कौशल में शब्द भंडार इतना विशद होता है, विशाल होता है कि बोलते समय उपयुक्त शब्द का चयन या उपयुक्त शब्द की रचना और उसका गठन और उसका भाव और उसका स्वर बल उचित प्रभावशाली होना आवश्यक है। और इससे बचने के लिए हमें अभ्यास की निरंतर आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शुद्ध उच्चारण द्वारा ही भाषा सीखी जा सकती है। भाषा प्रयोग एक कौशल है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन लंदन द्वारा एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उस ग्रंथ में का बताया गया कि भाषा एक कौशल है, एक कला है, एक भाव है और एक क्रिया है। क्योंकि भाषा एक कला है, इसलिए इसको सीखने की रीति भी अन्य कलाओं के समान होती है। अनुकरण करने से तथा सतत अभ्यास से इसे हम सीखते हैं। वैसे भी बड़ों का अनुकरण करके ही बालक गलत अथवा सही बोलना, धीरे धीरे गलतियों को सुधारना और सही भाषा की तरफ
आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। इसी प्रकार लेखन में भी बालक टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाता है, उसे मार्गदर्शन मिलता है, प्रयत्न करता है और धीरे धीरे करके वह सीख लेता है। भाषा, अगला बिंदु है हमारा, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। ठीक, सामाजिक व्यवहार क्या होता है? भाषा को बालक समाज से उसी प्रकार सीखता है जिस प्रकार अन्य समाज के लोग आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। परिवार से, समाज में रहने वाले अन्य लोगों से, पड़ोस से बालक भाषा का प्रयोग करना सीखता है। बालक अपने बड़ों का जिस प्रकार आचरण करते देखता है वैसे ही आचरण करता है, क्योंकि अनुकरण करना उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है शिष्ट और अवसर के अनुसार भाषा प्रयोग में प्रवीणता प्रदान करना, इसलिए उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु हमारा है भाषा प्रयोग का स्तर, यानी जिस स्तर का बालक होगा उस स्तर की भाषा शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। भाषा पर उसका पूर्णाधिकार होना चाहिए। एक ऐसा भाषा प्रयोग का स्तर प्राप्त करना जरूरी होता है जैसे कि विद्यार्थी को शब्द भंडार में समृद्धि प्राप्त हो जाए, बोलने या लिखने में कहीं भी रुकावट ना हो, विद्यार्थी धारा प्रवाह बोल सके। रॉबर्ट लाडो ने कहा कि इस स्तर पर विवेचना किया कि भाषा शिक्षण नामक पुस्तक में कहा कि भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था में पर्याप्त समय तक सीखने का स्तर प्रयासपूर्वक शब्दों के चयन और अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है। पर्याप्त समय के पश्चात कहीं यह अभिव्यक्ति यंत्रवत प्रयासहीन आदत में बदल जाती है। जब विद्यार्थी उपलब्धि के इसी स्तर पर पहुंच जाता है तो समझ लेना चाहिए कि भाषा उसने सीख ली है। ये हो गया भाषा प्रयोग का स्तर, यानी भाषा प्रयोग के स्तर में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जिस स्तर का विद्यार्थी है उस स्तर की भाषा का, उस स्तर से थोड़ा सा उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद उसको अनुकरण द्वारा भाषा शिक्षण में पर्याप्त अवसर देते हुए गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। चारों क्षमताओं का महत्व। चारों क्षमताएं, जैसा कि मैंने बताया, चार कौशल हैं जो वही चार क्षमताएं हैं भाषागत: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इनका महत्व इस प्रकार है कि हम जब सुनते हैं तो बोलते हैं, पढ़ते हैं तो लिखते हैं, दो समूह बन जाते हैं मुख्य रूप से। और भाषा कौशल केवल एक या दो क्षमताओं तक ही सीमित नहीं रहता, इसमें अनेक क्षमताएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम चार क्षमताओं को सम्मिलित करते हैं और उनको महत्व देते हैं: शुद्ध भाषा बोलना, सफलतापूर्वक सस्वर पाठ करना, मौन वाचन करना, वर्तनीगत दोषों को दूर करना, बिना शुद्ध भाषा, बिना भूल किए, बिना त्रुटि किए शुद्ध भाषा को लिखना, शांत रहकर धैर्यपूर्वक बातों को सुनना, ये श्रवण कौशल में आता है। प्रत्येक भाषा सीखने वाला इस प्रमुख आदतों का विकास करता है। रॉबर्ट लाडो ने अपनी पुस्तक भाषा शिक्षण में कहा कि स्पष्ट रूप से रुचिकर सस्वर वाचन करना एक कला है या कौशल है। यह कौशल सतत अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होता है। लिखने की व्यवस्था, उसका प्रयोग सतत अभ्यास और आदतों का परिणाम है। मातृभाषा संबंधी चारों क्षमताओं में जब विद्यार्थी दक्ष हो जाता है तब उसे समझ लेना चाहिए कि उसने भाषा सीख ली है। श्रवण, बदन, लेखन, पठन और लेखन, ये। अब फिर इसका क्रम, उचित क्रम आवश्यक है। कौन सा? सु, बो, पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनका चारों का उचित क्रम यदि नहीं होगा
तो भी भाषा में प्रवणता, दृढ़ता या मजबूती या कुशलता अर्थात कौशल नहीं होगा। चारों भाषाओं के क्रम कौन कौन से हैं ये तो आपने अभी देखा डॉक्टर, लेकिन कुछ भेद भी हैं। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी महोदया ने कहा कि हमें सबसे पहले लिखना बालकों को सिखाना चाहिए, लेकिन उचित क्रम यही है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये शार्ट में हम लिख देते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, हमने अभी बताया कि सुनते हैं तो बोलते हैं और पढ़ते हैं तो लिखते हैं। सुनने और बोलने का क्रम 3-4 साल तक चलता है और फिर पुस्तक पढ़ना और लिखना बालक शुरू कर देता है। मातृभाषा अध्यापन हेतु स्वाभाविक क्रम को अपनाया जाता है। प्रयास से त्रुटियों को दूर किया जाता है और यह सूत्र का प्रयोग करते हैं जो वो सरल से कठिन की ओर करते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अब भाषा शिक्षण में जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा जरूरी है। भाषा शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं हैं? 2 प्रकार की समस्याएं। पहली समस्या है भाषा शिक्षण में शरीरगत समस्याएं, यानी जब शारीरिक कठिनाई या शारीरिक दोष की वजह से भाषाओं में या भाषा के सिखाने में, सीखने में जो त्रुटियां आती हैं, जो कमी होती है, वो होता है। और दूसरा आपका होता है भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो पहले हम देखेंगे भाषा शिक्षण में शरीरगत समस्याएं। शरीरगत समस्याएं अर्थात दृष्टि दोष, जब दिखाई सही से नहीं पड़ेगा तो बालक को श्यामपट्ट को देखने में उसे कठिनाई होगी। निकट दृष्टि दोष होगा तो वह समझ नहीं सकेगा और वह अशुद्धियां करेगा। अब देखिए श्रवण कौशल, श्रवण दोष। श्रवण दोष क्या होता है? कम सुनाई देने से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं छात्रों में, शिक्षक की कही हुई बातें सुन नहीं पाते हैं, तो संप्रेषण में जो कमी आई है इस वजह से उसको भाषा सीखने में, लिखने में, उसका भाव समझने में, अर्थ निकालने में अवश्य कठिनाई होगी। इसे हम भाषा शिक्षण में शरीरगत समस्याओं के अंतर्गत रखते हैं। अगला है त्रुटिपूर्ण अनुकरण। त्रुटिपूर्ण अनुकरण, यहाँ पे ये लिखा हुआ गलत अनुकरण मैंने लिख दिया है। गलत अनुकरण माने त्रुटिपूर्ण, ठीक है ना। त्रुटि कहो चाहे गलती कहो, ठीक। तो गलत अनुकरण क्या है? जैसे उसके बड़े भाई गलत बोलते हो, गलत लिखते हो, गलत, तो गलत परिवार में कोई बोलता हो, कोई तुतला बोलता हो, ठीक है ना। जैसे लोग अंग्रेजी में देखें तो लोग परमानेंट कहते हैं, परमानेंट ना कह करके परमानेंट कहते हैं। और बाकी तमाम सारे टेम, समय को अंग्रेजी में टाइम नहीं टेम। तो इस तरीके से जब हम गलत बोलेंगे तो उसका अनुकरण बालक करेगा और गलतियों को करता रहेगा, क्योंकि अनुकरण उसका सहज स्वभाव है। तो ये है त्रुटिपूर्ण। उच्चारण दोष, यानी कि उच्चारण करने में वो सारी हकलाता हो, तुतलाता हो, तो ये सब दोष होंगे तो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और उसको लिखना, भाषा सिखाने में कठिनाई होगी। तो ये 4 प्रकार के शरीरगत दोष हैं: दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष और गलत अनुकरणगत दोष। अब हम देखेंगे भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं। भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? भाषा सीखने में बालक को अरुचि हो, यानी उसका मन न लगा हो। प्रारंभ में छात्रों को रुचि खेल में होती है, इसलिए वे भाषा सीखने में
मन नहीं लगाते हैं, रुचि नहीं लगाते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। जब ऐसा करेंगे तो भाषा शिक्षण में अध्यापक को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए खेल विधि द्वारा भी भाषा शिक्षण हम कराने का प्रयत्न करते हैं, करेंगे। भाषा सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्याएं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इसीलिए बना हुआ है कि व्यक्ति, सब बालक सब भिन्न है, उनका मन भिन्न है, मस्तिष्क भिन्न है, बुद्धि भिन्न है, स्तर भिन्न है, जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, सब कुछ, रहन सहन, सब कुछ अलग अलग है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का हमें ध्यान रखना चाहिए, और व्यक्तिगत भिन्नता को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो भाषा को या किसी भी विषय को सिखाने में हमें, अध्यापक को अर्थात, सफलता मिलेगी। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और इस कारण से उसे भाषा सिखाने में समान अवसर देना चाहिए, और लेकिन विशेष व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए और उनको सहयोग करना चाहिए। ये सब समस्याएं आती हैं शिक्षण के दौरान। भाषा सीखने या प्रयोग करने में निरंतरता का अभाव जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, भाषा तो सीख गए तो प्रयोग करना, इमला लिखना बंद कर दिया, कहानी पढ़ना बंद कर दिया। हमारे गुरुजी हमेशा बताते थे कि आप यदि खाली समय है तो किताब कोई भी विषय की पढ़िए। यदि हिंदी की विषय किताब पढ़ेंगे तो उसमें मात्रा पाई का जो भेद, या जो क्या कहते हैं उसको, अरे वो पैदा हो जाता है, और जो कौन सी मात्रा लगाएं, कैसे करें, कई बार हो जाता है मतभेद। तो हम क्या करते हैं कि उसमें पूछना पड़ता है अपने, चाहे जितना सीनियर हो जाता है व्यक्ति उसको। तब यही कारण है कि वो निरंतर प्रयोग करता रहे जो भाषा सीखा है। तो जैसे हमने उर्दू सीखा है, और उर्दू अभी कोई जीम है, जीम लगेगा कि जे लगेगा कि जाल लगेगा, अब ये हमको पूछना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा, बार बार हमको आयन लगेगा कि क्या लगेगा, अलिफ लगेगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि भाषा सीखने में, प्रयोग में निरंतरता का अभाव, यानी निरंतरता नहीं आनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। पेपर पढ़ो उस सब्जेक्ट, उस भाषा का, जिस भाषा का आपने क्या किया है, सीखा है। अगला, भाषा सीखने में संप्रेषणगत समस्याएं, यानी संप्रेषण, हम उसका प्रयोग करते हैं तभी तो संप्रेषण होता है। यदि हम प्रयोग न करें किसी भाषा का तो उस भाषा के द्वारा संप्रेषण हो रहा है, तो उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो संप्रेषण होगा, और संप्रेषण करते रहेंगे तो भाषा सीखा है जो वो भूलेंगे नहीं, विस्मरण में नहीं आएगा, और उसमें कोई समस्याएं नहीं होंगी। और भाषा सीखने में जब हम कोई भी अवरोध आए तो उसमें हम उसको, जब हम संप्रेषण करेंगे तो जो भी अवरोध आएगा उसको हटाने का प्रयत्न करेंगे। यदि कोई गलत भाषा का हमें चयन कर लिया है या प्रयोग कर लिया है तो उसको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारी समस्याएं हैं जो हम संप्रेषण में भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, निरंतरता का अभाव है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, और बालक सीखने में रुचि नहीं ले रहा है। तो ये 4 मुख्य समस्याएं होती हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, और 4 समस्याएं ये हैं जो आपकी दृष्टि दोष, श्रवण दोष और उच्चारण दोष तथा गलत अनुकरण से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा सीखने के मुख्य अंग कहिए, अवयव कहिए, कौशल कहिए। तो भाषा सीखने के जो कौशल हैं वो भी वही हैं, और जो मुख्य अंग हैं वो भी वही है। किसी भी भाषा के हो सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में श्रवण, वाचन, पठन और कौशल, पठन कहिए चाहे पाठन कहिए, ठीक है। अब श्रवण माने सुनना, वाचन माने बोलना, पठन माने अर्थ के साथ ग्रहण करते हुए पढ़ना। पठन भी होता है जो, वो बता दें आपको, पठन जो होता है वो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। सर यहाँ पे ले जाते हैं। पठन 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार में कौन कौन से, सस्वर और दूसरा मौन पठन। और सस्वर पठन जो होता है 2 प्रकार का ये होता है, एक होता है सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत, ठीक। यहाँ पर आएंगे
तो ये जो पठन यहाँ पे जो हमने मौन बताया था, मौन पठन भी दो प्रकार का होता है। एक पठन होता है द्रुत गति से, यानी तेज तेज पढ़ते चले जाते हो, भागते चले जाते हो, जो चीज़ खोजना होता है उसको खोजते हो। और एक होता है जो गंभीर मुद्रा में रह करके समझते हुए पढ़ते जाते हो। ये श्रम और शक्ति बचाने के लिए मौन वाचन होता है। क्लियर हो गया। और लेखन, लेखन की बात ही है और निराली, सभी लोग जान रहे हैं। तो ये है। अब अगला एक पॉइंट हमारा इससे संबंधित और बचा है कि भाषा शिक्षण के दो मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के दो मनोवैज्ञानिक आधार हैं। पहला आधार है भौतिक आधार और दूसरा आधार है हमारा मानसिक आधार। भौतिक आधार जो होता है उसमें श्रोता और वक्ता के कान, मुख, आँख और हाथ, यानी कि जो भी आपका स्वर यंत्र है, ठीक है, स्वर यंत्र माने जो ये खोपड़ी हमारी है वो सब स्वर यंत्र है, ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है उसमें। फिर मुख के अंतर्गत वह सभी अंग, मुख और नासिका आदि आते हैं जो शुद्ध उच्चारण के लिए सहायता प्रदान करते हैं या शुद्ध उच्चारण में सहायता देते हैं। ये सब भौतिक साधन है। ये सब कौन से साधन है? भौतिक, ठीक है। यानी मुख, आँख, नाक, जिह्वा, जो मुख के अंदर सारे अंग हैं, नासिका, ये सब शुद्ध उच्चारण के सहायक होते हैं। फिर भाषा के मानसिक आधार पर देखा जाए तो वह सब प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। शब्द सुनते ही मन में विचार की प्रतिमाएं बन जाती हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक को समझ में आने लगता है और अर्थ के बिना भाषा का कोई मतलब नहीं है। यानी सार्थक, यानी वर्ण में भी बोलते हैं सार्थक ध्वनि। वाक्य में सब कुछ जो जो शब्द बना है वो भी सार्थक नहीं है तो बेकार है, कोई अर्थ नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो भाषा से हटा देने में लायक होता है। इसीलिए आपने देखा कि जो वर्णमाला थी वो धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है। जब उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो हम क्यों उसको ढोएं, इसलिए हम उसको नहीं ढोते। ये हो गया मानसिक आधार। एक हो गया आपका मनोवैज्ञानिक आधार और दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा के दो, मतलब भाषा शिक्षण के दो मनोवैज्ञानिक आधार हैं। एक भौतिक आधार है, दूसरा मानसिक आधार। भौतिक आधार में वो सब चीज़ें आती हैं जिनको हम उच्चारण में, शुद्ध उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं, जो मुख्य स्रोत हैं, ठीक। और जो मानसिक आधार में है उसमें मानसिक प्रक्रिया शामिल है जिसे हम बोलते, सुनते, लिखते हैं और जिसके द्वारा हमारे चित्र, चिन्ह आदि बन जाते हैं। बालक उसे समझता है, भाव प्रकट करता है और अर्थ को ग्रहण करता है। ये आपका हो गया। तो संक्षेप में देखें तो भाषाई कौशल जो होता है वो क्या है? चार प्रकार का, चार कौशल होते हैं भाषागत: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। और उसका विकास कैसे हो सकता है? जब हम इस बात को समझेंगे कि सीखी हुई भाषा में प्रवणता तभी आ सकती है जब हम भाषा को समझें कि भाषा का प्रयोग एक कला है, भाषा एक कौशल है, भाषा का सामाजिक व्यवहार है, भाषा का प्रयोग का स्तर, चारों क्षमताओं का क्या क्या महत्व है, चारों क्षमताओं का उचित क्रम क्या है, कौशलों का प्रयोग हमें उचित क्रम से कैसे करना चाहिए। और भाषा के प्रमुख रूप कहिए, अंग कहिए, कौशल कहिए, वो भी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना लिखना है उचित क्रम। सुबोपाली। और देखा जाए तो अब इसका आधार क्या है? दो आधार पर हम भाषा शिक्षण को बांट सकते हैं, पहला भौतिक और दूसरा मानसिक। भाषागत समस्याएं देखनी है तो दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं जिसमें दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष और त्रुटिपूर्ण दोष, अनुकरण का दोष। अगला भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं कौन कौन सी हैं वो समय देखना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्याएं, अरुचि संबंधी समस्याएं, निरंतरता का अभाव, जब सीखा है लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, रोम ब्रेक कर दे रहे हैं तो समाप्त हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ये समस्या आती है। संप्रेषण की समस्या, उसका प्रयोग हम व्यवहारिक रूप से नहीं करते हैं, बोलचाल में नहीं करते हैं। तो ये सब हमारी समस्याएं हैं। धन्यवाद।
आगे हम फिर मिलेंगे। कंटेंट हमारा होगा पठन यानी रीडिंग, वाचन। धन्यवाद।